आप सबको ऑफिशियल इन्फो प्लस की आज की वीडियो में खुशामदीद, वेलकम। और आज की मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा वीडियो बनाई थी शेंजन वीज़ा के बारे में और बताया था कि किस तरह आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है। तो उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप हमें वीज़ा फॉर्म फिल करने का तरीका बताएं कि किस तरह फिल करना है वीज़ा फॉर्म ना। कुछ लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, कुछ लोग बहुत से अपने पैसे वेस्ट करते हैं, दूसरों से फिल करवाते हैं। तो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये होता है, एक तो आप अपने पैसे वेस्ट करते ही करते हैं, दूसरा दूसरे जो लोग हैं वो आपका फॉर्म उस तरह फिल नहीं कर सकते जिस तरह आप खुद कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप खुद दे सकते हैं वो आपके साथ इस तरह सिंसियर नहीं हो सकते, और ये भी एक वजह बनती है कि आपकी एप्लीकेशन वीज़ा एप्लीकेशन की क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है। ठीक है, तो मेरी आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको सारी डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि आपने वीज़ा फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इसको फिलअप करना है ठीक तरीके से, ताकि आप अच्छे से अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकें। लेकिन आप से एक रिक्वेस्ट ये है कि आगे चलने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो हम इससे पहले कि आगे बढ़े, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीज़ा फॉर्म मेरे पास है इस वक्त। ये देखिएगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास पड़ा है। इसके 3 पेजेस हैं, ठीक है। ये आप स्क्रीन पर भी अभी देख लेंगे, ये इसके 3 पेजेस हैं, ठीक है। और ये सारे पेजेस फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ठीक से फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मेरी वीडियो एंड तक देखें ताकि मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा पॉइंट आप मिस ना कर दें, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन आप गलत ना कर दें, हम छोड़ ना दें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा इसका, ठीक है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चले बढ़ते हैं अपने फॉर्म की तरफ और देखते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस वक्त ये शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने है। अच्छा जी, सबसे पहले तो इस एप्लीकेशन फॉर्म की कोई फ़ीस नहीं है, ये फ्री है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर भी ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, इसको फिलअप करने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप देखिएगा ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे ये जहाँ फ़ोटो लिखा हुआ है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटो पेस्ट करेंगे, और फ़ोटो जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी, उसमें फ़ोटो की रिक्वायरमेंट्स भी मैंने आपको बताई थी। बिल्कुल वही रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आप उसी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट इस बॉक्स के अंदर फ़ोटो UHU या किसी भी गम के साथ इसको पेस्ट करेंगे, स्टेपल नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आप बढ़ते हैं सर नेम की तरफ, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर नेम क्या होता है, फर्स्ट नेम क्या होता है और गिवन नेम क्या होता है, ठीक है। इसमें आप देखें, सर नेम जो होता है वो आप कहीं कंफ्यूज नहीं होना, आपने एज पर पासपोर्ट लिखना है, ठीक है। क्योंकि वीज़े के लिए आपका पासपोर्ट तो होना ज़रूरी है ना। अपने पासपोर्ट का फर्स्ट पेज देखें, उस पर देखें गिवन नेम में क्या स्पेलिंग लिखे हुए हैं, एग्जैक्टली वहाँ पे आप ये नंबर 3 में गिवन नेम लिख दें, नंबर 1 पे आप लिखते हैं सर नेम, ठीक है। अगर सर नेम एट बर्थ मतलब अगर कोई आपका फैमिली नेम है, कोई इस तरह का कोई कास्ट है, कुछ है जो आप ऑफिशियली जो आप लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो लिख दें, वरना ना लिख दें, ठीक है। खाली ना छोड़िएगा इसको, ठीक है। ये हो गया आपके 1, 2 और 3 पॉइंट आपके कवर हो गए, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आता है जी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ देखें, ये कह रहे हैं जी डे, मंथ और ईयर। यानी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है फॉर एग्जांपल 23 मार्च 1980, लेट्स सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप पहले लिखेंगे 23, फिर डैश, फिर 03, फिर डैश, फिर 1980, ठीक है। ये फॉर्मेट होगा डेट लिखने का यहाँ पे, ठीक है। इसको आप समझिएगा, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ आपने वैसे ही लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ जो आपकी जगह पैदाइश है, बर्थ की जगह जो सिटी है, आप वो लिखेंगे। जो भी लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से या किसी भी शहर से, मुल्तान से हैं, आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ मोस्टली 99% आप सबकी कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान से क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। लेकिन अगर आप किसी और कंट्री में आपकी बर्थ है और आप बाद में पाकिस्तान शिफ्ट हुए हैं, कहीं भी आए हैं, आपने वो कंट्री लिखनी है जो आपका जहाँ पे आपकी पैदाइश है। जैसे कई गल्फ में पैदा हुए हैं और बाद में पाकिस्तान आ गए हैं, तो UAE में या कतर में या
कहीं भी तो आप वो मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान मेंशन करेंगे। करंट नेशनैलिटी, आपका पासपोर्ट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की नेशनैलिटी। अगर आपकी कोई और नेशनैलिटी या सिटीजनशिप है तो आप वो मेंशन कर दें। फिर इसके नीचे देखें नेशनैलिटी एट बर्थ इफ डिफरेंट, यानी कि ये आप इस बात को समझें कि अगर लेट सपोज आप इंडिया में पैदा हुए थे या किसी और मुल्क में और वहाँ की आपकी नेशनैलिटी थी, बाद में आप माइग्रेट करके आ गए पाकिस्तान, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ आपकी नेशनैलिटी जो थी आप वो मेंशन करेंगे। और सबसे नीचे देखें लिखा हुआ है अदर नेशनैलिटीज। अगर आपके पास पाकिस्तान के अलावा कई मुल्क हैं जो वो डुअल नेशनैलिटी नहीं सपोर्ट करते, कई मुल्क करते हैं, जिस तरह कुछ लोगों के पास 2 मुल्कों के पासपोर्ट होते हैं, अगर किसी और मुल्क का पासपोर्ट या नेशनैलिटी है तो आप वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ। बहुत ही सिंपल है, मेल या फीमेल आप ये मेंशन कर देंगे। ठीक है, नंबर 9 ये कह रहा है कि मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका शादीशुदा जिंदगी के बारे पूछ रहा है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो ये देखिएगा यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। सिंगल है, गैर शादीशुदा है तो आप इस पे टिक कर दें, मैरिड है, शादीशुदा है, इस पे कर दें। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, ये यहाँ पाकिस्तान में इसका ट्रेंड नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, यहाँ नहीं आप कर सकते। सेपरेटेड है, अगर आपकी सेपरेशन है आप वो लिख दें, मेंशन कर दें। डाइवोर्स हो चुकी है वो लिख दें, खुदा ना खास्ता कोई विडो है वो लिख दें, या कोई और आप इसके अलावा कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा रिलेशनशिप है तो आप इसको टिक करेंगे और वो लिखा है प्लीज स्पेसिफाई। तो ये नीचे जो छोटी सी स्पेस है आप इसमें कैपिटल लेटर्स में इसको स्पेसिफाई करेंगे, और ये फॉर्म सारा आपने कैपिटल लेटर्स में ही, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, कैपिटल लेटर्स में आपने फिल करना है। ठीक है, स्मॉल एबीसी में नहीं करना वरना आपका फॉर्म जाया हो जाएगा। उसके बाद जी नंबर 10, ठीक है, ये पढ़े, ये कह रहा है जी इन द केस ऑफ माइनर्स parental authority, legal guardian, surname, first name, address if different from applicant's telephone number, email and nationality. In case of minors, ठीक है, जो बच्चे हैं मतलब जिनकी एज जो है वो कम 18 साल से, ठीक है, जिनका CNIC नहीं बना हुआ, जो माइनर है, छोटे बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स जो ऑथराइज्ड पेरेंट होंगे या गार्डियन जो उनके होंगे, जो भी उनके सरपरस्त होंगे, उनका पहला नाम, ठीक है, सरनेम, पहला नाम, एड्रेस, अगर वो मतलब डिफरेंट है जो एप्लीकेंट्स का एड्रेस से है तो वो आप एड्रेस लिखेंगे, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस और नेशनैलिटी इनकी, ये सब आप यहाँ पे नंबर 10 में मेंशन करेंगे। काफी ज्यादा स्पेस है इसमें, ठीक है, और वंस अगेन आप इसको कैप्स में ही फिल करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं नंबर 11 की तरफ। नंबर 11 कहते हैं नेशनल आइडेंटिटी नंबर वेयर एप्लीकेबल, यानी ये आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर है, CNIC नंबर है, जो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे डैश के साथ। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है मोस्टली, ग्रीन पासपोर्ट ऑर्डिनरी पासपोर्ट में आता है, पहला फील्ड टिक करेंगे अगर आपके पास ग्रीन पाकिस्तान का पासपोर्ट है। डिप्लोमेटिक के लिए जो पाकिस्तान का रेड पासपोर्ट होता है उसके लिए ये सेकेंड ऑप्शन है। सर्विस पासपोर्ट या ऑफिशियल पासपोर्ट जो ब्लू होता है वो अगर किसी का है तो वो आप वो यहाँ पे करेंगे। स्पेशल अगर गवर्नमेंट ने आपको कोई इशू किया तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, और अगर इसके अलावा कोई और ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो ऑथराइज्ड है तो आप वो सबसे नीचे एंड में मेंशन करेंगे। लेकिन जो ग्रीन पासपोर्ट है उनके लिए आपने ये पहला फील्ड ही टिक करना है। उसके बाद नंबर 13 पर आ जाए, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये आपका पासपोर्ट नंबर है जो पासपोर्ट के बिल्कुल ऊपर लिखा होता है टॉप राइट कॉर्नर में, ACAV इस तरह करके, और आगे कुछ हिस्से होते हैं। ठीक है, पासपोर्ट नंबर आप वो लिखेंगे। अच्छा जी, ये मैं आपको ना स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ पासपोर्ट नंबर कहाँ पर होता है। ठीक है, ये देखिएगा, ये आप देख सकते हैं पासपोर्ट, और यहाँ पे करके ये पासपोर्ट नंबर है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आगे आइएगा डेट ऑफ इशू। डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू, थोड़ा सा आप अपने पासपोर्ट के फर्स्ट पेज को देखें तो नीचे डेट ऑफ इशू लिखी होगी। ठीक है, जब से आपके पासपोर्ट इशू किया गया था आपने यहाँ पे वो डेट लिखनी है और वही फॉर्मेट आपने लिखना है, पहले सबसे डे, फिर मंथ, फिर ईयर। ठीक है, वैलिड अंटिल, ये आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट होगी। आप देखें, आप पासपोर्ट पे थोड़ा सा साइड पे देखें, ये मैं आपको शो करा देता हूँ, यहाँ पर ये आपकी एक्सपायरी डेट है। ठीक है, फर्स्ट वाली ये आपकी डेट ऑफ इशू थी, ये एक्सपायरी डेट है। उसके बाद इशूड बाय कंट्री, अगर आपने पासपोर्ट पाकिस्तान से बनवाया है तो पाकिस्तान लिखें। बहुत से लोग हैं जो गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं, वो फिर पाकिस्तान आते हैं, पासपोर्ट उनका वहां से बना होता है, तो जहां से पासपोर्ट इशू है उस कंट्री का नाम लिखना है। UAE में बना है, कुवैत में बना है, सऊदीया में बना है, बहरीन में बना है, किसी और टर्की में बना है, कहीं भी बना है, या पाकिस्तान से आपने बनवाया तो पाकिस्तान मेंशन करें। ये आपके 16 नंबर तक फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है।
अब आते हैं 17 नंबर पे, पर्सनल डाटा ऑफ द फैमिली मेंबर हु इज एन EU, EEA और CH सिटीजन। ठीक है, जो यूरोपीय यूनियन का रिहायशी है, शहरी है, ठीक है, जो अगर उसका पर्सनल डाटा आपने भेजना है, अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स बाहर रह रहे हैं, ठीक है, ये उनके लिए एप्लीकेबल जिनको फैमिली मेंबर स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है, जो बाहर रह रहे हैं, आपने उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, इसी तरह अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें, अगर है तो आप ये लिख दें सर नेम, फैमिली नेम उनका, ठीक है, उसी तरह गिवन नेम, और ये स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए उनके, जो वहाँ पे जो भी इनके डॉक्यूमेंट ID कार्ड है उसके अकॉर्डिंगली, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी, नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स और ID कार्ड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको ये नंबर 17 उन्होंने डिटेल पूछी है ना, अगर आपके लिए नहीं है मतलब तो आपने इसी के आगे नोट एप्लीकेबल लिख देना है, तो ये पूरा नंबर 17 आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपके कोई है तो फिर आपने बारी बारी इन सब फॉर्म बॉक्सेस में फिल करना है इनको। ठीक है, उसके बाद नंबर 18 आ जाए, फैमिली रिलेशनशिप विद EU, EEA और CH सिटीजन। ठीक है, जो भी यूरोपीय यूनियन के आपके जहाँ रह रहे हैं उस टेरिटरी में रह रहे हैं, ठीक है, उनके जो भी सिटीजन हैं आपने उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। ठीक है, लिखनी है कि वो मतलब आपकी जिस तरह किसी का हस्बैंड है या किसी की वाइफ है तो वो स्पाउस में टिक कर दें, किसी का बच्चा है वहाँ पे पढ़ रहा है या जो भी तो वो चाइल्ड पे कर दें, ग्रैंड चाइल्ड है किसी का उस पर टिक कर दें, डिपेंडेंट है किसी का, कोई आपका गार्डियन है तो वहाँ पे क्लिक वो कर दें टिक। अच्छा जी, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, कोई आपके साथ किसी की पार्टनरशिप है तो वो कर दें, और अगर आप लास्ट वाल इनमें से कोई नहीं आ रहा, अगर आप अदर का टिक करेंगे, ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए जहां पे अदर आता है आप वहां पे आगे स्पेसिफाई भी करते हैं, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में स्पेसिफाई करेंगे कि क्या रिलेशनशिप है आपका। ठीक है, उसके बाद जी नंबर 19 आ रहा है, एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस। ठीक है, जो आपका अपना घर का एड्रेस होगा और उसके नीचे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे इस फील्ड में। ठीक है, उसके बाद इसके साथ ही बिल्कुल ये कह रहा है जी आपका टेलीफोन नंबर्स, इसमें आप अपना लैंडलाइन नंबर है तो वो लिखते हैं, मोबाइल नंबर है जो एक्टिव है जिसपे आपको कॉल्स भी आ सकती हैं, याद रखिएगा जो नंबर आप यहाँ पर देंगे यहाँ पर आपको वो कॉल करके पूछ भी सकते हैं कुछ। ठीक है, तो नंबर अपना एक्यूरेट दीजिएगा। अच्छा जी, ये नंबर 19 फिल हो गया। अब आते हैं नंबर 20 की तरफ। नंबर 20 कहता है जी, रेसिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ करंट नेशनैलिटी। हाँ जी, अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है पर आपके पास कोई काम है, आप रह रहे हैं सऊदीया में हैं, आप रह रहे हैं दुबई में, UAE में, कहीं भी रह रहे हैं, ठीक है, तो आप वहां का लिखेंगे, अगर है तो आप यस को टिक करेंगे और रेजिडेंस परमिट का जो भी नंबर है वो लिखेंगे, और ये लिखेंगे जी कौन सा परमिट है, रेजिडेंस परमिट और इक्विवेलेंट, या लिखेंगे जी कामा है, रेजिडेंस परमिट है, कोई टर्की का TRC है, कोई कुछ और है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे जो भी इनका ऑफिशियल नेम होता है, उसका एक स्पेसिफिक नंबर होगा वो लिखेंगे और उसकी वैलिडिटी आप ये लिखेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में या आपके बाहर नहीं रह रहे तो आप सिंपल नो पे टिक कर दें, आप क्लियर। अच्छा जी, ये 21 कह रहा है जी करंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, और इसके ऊपर इन्होंने स्टार भी लगाया है। स्टार का मतलब क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। करंट ऑक्यूपेशन जो भी आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जो भी आपका ऑक्यूपेशन आता है आप वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 22, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर्स एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर स्टूडेंट्स नेम एंड एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉयर हैं, ठीक है, मतलब अगर सॉरी आप एम्प्लॉय हैं कि काम करते हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर जो आपका कंपनी है आप उसका नाम लिखेंगे, उसका एड्रेस लिखेंगे, उसका टेलीफोन नंबर लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपना जो भी आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल है आप उसका नाम और डिटेल्स लिखेंगे, उसका भी आप नंबर लिखेंगे साथ। ठीक है, उसके बाद जी नंबर 23, अच्छा इस पे भी स्टार लगा हुआ है, ये दो चीजों पे स्टार लगा है, इसको मैं आपको एंड पे बताऊंगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी चीज आप स्किप ना करें। अच्छा जी, अब आते हैं नंबर 23 पे, मेन पर्पस ऑफ जर्नी। ये आपके वीजा फॉर्म के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ठीक से फिल करना है। ठीक है, आपकी जो भी डिटेल्स होंगी वो फॉर्म के अकॉर्डिंगली चेक होंगी। अगर आपने फॉर्म में लिख दिया जी कुछ और, विजिटिंग फैमिली, और डिटेल्स आपने लगा दी, कोई फैमिली की डिटेल ना लगाई और टूरिस्ट लगा दी, या मेडिकल रीजन गलती से टिक कर दिया और फॉर्म आप लिखा दिया जी अपनी डिटेल्स दे दी टूरिज्म के हवाले से, तो आपका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, तो आपने अपनी एप्लीकेशन की जो डिटेल्स हैं वो बिल्कुल ठीक लिखनी है, और यहाँ पे आप विजिट वीजा के लिए जा रहे हैं टूरिज्म पे टिक करें, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हैं बिजनेस पे टिक करें, अगर दोनों के लिए जा रहे हैं तो टूरिज्म और बिजनेस दोनों पे टिक कर दें, विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स
जो आपके स्पॉन्सर हैं उनके लिए जा रहे हैं तो उस पर टिक कर दें, किसी कल्चरल इवेंट के लिए जा रहे हैं उस पर टिक कर दें, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं उस पर टिक कर दें, कोई ऑफिशियल इन्विटेशन है ऑफिशियल पर्पस के लिए जा रहे हैं उस पर टिक कर दें, खुदा ना खास्ता ये कोई मेडिकल रीजन है आपने कोई अपना इलाज करवाना है उस पर्पस के लिए जा रहे हैं मेडिकल रीजन पे टिक कर दें, स्टडी के लिए जा रहे हैं आपने तो डेफिनेटली अगर स्टूडेंट्स जो जाते हैं बाहर तो वो स्टडी पे टिक करेंगे। एयरपोर्ट ट्रांजिट वो होता है जैसे आप कोई शॉर्ट टर्म वीजा है कि आप यहाँ से गए पेरिस आपने एक दिन स्टे करना है उसके बाद आपने लंदन जाना है तो एक दिन का आपने ट्रांजिट वीजा यानी करना है तो एयरपोर्ट ट्रांजिट, ठीक है। और अदर कोई और इसके अलावा पर्पस है आपकी तो वो टिक करके तो वो फिर आगे स्पेसिफाई उन्होंने लिखा हुआ प्लीज स्पेसिफाई वो आपने जरूर करना है। उसके बाद आ जाए जी नंबर 24 पे, एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे, ठीक है। इस पे आपकी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है कोई ऐसा रीजन है आप इस पे वो लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल करना है और आपको बताना है कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और एम्बेसी आपसे पूछना चाहती है कि आप हमारे मुल्क का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी पर्पस क्या है आप क्लियर करें, स्पेसिफाई करें आप क्यों आना चाहते हैं और आपने उनको कन्विंस करना है क्यों आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ उसकी, जैसे अगर आप टूरिज्म वो टिक करते हैं तो यहाँ बताइएगा कि आप अपनी वेकेशंस में जाना चाह रहे हैं, छुट्टियों में जाना चाह रहे हैं, या आप अपने फैमिली फ्रेंड का टिक करते हैं तो लिखें जी मेरे क्लोज रिलेटिव्स हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया मैं उसके लिए जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपने मतलब एक लाइन के अंदर आपने वो लिखनी है, डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, क्लियर टू द पॉइंट समझ आनी चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर आपने लिखना है इसमें। नंबर 25 पे आ जाओ जी, मेंबर स्टेट्स ऑफ मेन डेस्टिनेशन एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ एप्लीकेबल, ठीक है। ये कहता है कि जो स्टेट जहां आपने जाना है जो कि मेन डेस्टिनेशन है जहां पे आपने क्याम करना है जाना है आप उस स्टेट के बारे में लिखेंगे उस कंट्री के बारे में लिखेंगे, जैसे स्पेन है फ्रांस है या कोई भी और है जैसे स्विट्जरलैंड है स्वीडन है जो भी है, और वो कह रहे हैं एंड अदर मेंबर स्टेट्स ऑफ डेस्टिनेशन इफ एप्लीकेबल। और अगर आपका ट्रिप है कि जी आपने यहाँ से जाना है स्पेन से फ्रांस से जर्मनी से आपने नीदरलैंड्स तो आप वो सारी बाकी भी मेंशन करेंगे, ठीक है। अच्छा जी 26 कह रहा है जी मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, जहां पे आपने एंट्री करनी है उस मेंबर स्टेट का आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर स्पेन में एंट्री करनी है स्पेन में लिख दें, और ये याद रखिएगा कि जब आपको वीजा इश्यू भी हो जाएगा तो जो आपकी स्टेट आपने मेंशन किया हुआ है ये आपको मैं एक टिप दे रहा हूँ कि आपने वहीं एंट्री करनी, ये नहीं करना कि आपको स्पेन ने वीजा दिया और आप चले गए फ्रांस और आप स्पेन गए नहीं, ठीक है ना। जो आपने इंफॉर्मेशन दी है आपने ट्रैवल जो करना है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन आपने देनी है, ठीक है। कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, मिस इन्फॉर्मेशन आपका रिकॉर्ड खराब करेगी, याद रखिएगा। इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक्यूरेट टू द पॉइंट होनी चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 27 नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, अगर आप सिर्फ आपने एक दफा ही आना जाना है सिंगल लिख दें, 2 दफा अगर आपको किस तरह का काम है कि 2 दफा आना चाह रहे हैं तो 2 एंट्रीज लिखते हैं, अगर आप बार बार आना चाह रहे हैं तो मल्टीपल एंट्रीज लिखते हैं, ठीक है। इंटेंट डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन द शेंजन एरिया, जब आप जाएंगे शेंजन एरिया में फर्स्ट टाइम तो उसकी जो आपकी डेट होगी अंदाजन आप वो लिख दें। इंटेंट डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द शेंजन एरिया ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे, यानी कि जो आप अपना ट्रैवल प्लान दे रहे हैं कि मैं इस दिन को जाऊंगा और इस दिन को मेरी वहां से वापसी होगी, वो दोनों डेट्स आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। फर्स्ट में जब आप जाएंगे और सेकंड में जब आपने वहां से वापसी करनी है, और ये डेट्स भी आपकी ट्रैवल प्लान आपकी फ्लाइट बुकिंग उसके हिसाब से होनी चाहिए। और ये सब क्या है ट्रैवल प्लान और फ्लाइट बुकिंग, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लें, और इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी बाकी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकें, ठीक है। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन ये सारे पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन एक भी आप गलत फिल करने का आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा जी उसके बाद जी नंबर 28 कहता है फिंगरप्रिंट कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग फॉर अ शेंजन वीजा, यस और नो। अगर आपने कोई पहले वीजा अप्लाई किया है शेंजन के लिए और आपके फिंगरप्रिंट्स हुए थे तो आप यस या नो, हुए थे अप्लाई किया था फिंगरप्रिंट्स लिए थे तो यस कर दें, नहीं कभी हुए तो नो कर दें। डेट इफ नोन, अगर डेट का पता है तो वो आप वो मेंशन कर दें। वीजा स्टिकर नंबर इफ नोन, अगर आपको वीजा इशू हो गया था तो उसका स्टिकर नंबर है वो लिख दें, ठीक हो गया। अच्छा जी नंबर 29 एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। अच्छा जी अगर आप देखें कह रहे हैं जी कि मैंने जाना है इंग्लैंड और मैं रास्ते में स्पेन स्टे करना चाह रहा हूँ और मैं उसका वीजा अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका फाइनल डेस्टिनेशन था आपका
क्या उसको कहते हैं, इंग्लैंड, तो आपका वो इशूड बाय, आप वो कंट्री का लिखें, वैलिड फ्रॉम और अनटिल कि मेरा ये फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन का ये था परमिट, ठीक है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें, नो इशू। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी नंबर 30, इस पे भी स्टार लगा हुआ है, जो स्टार लगे हुए हैं उसको जरा नोट करते जाएं ताकि हम इस पे बात कर सकें। सर नेम एंड फर्स्ट नेम ऑफ द इनवाइटिंग पर्सन इन द मेंबर स्टेट, इफ नॉट एप्लीकेबल नेम ऑफ होटल और टेम्परेरी अकोमोडेशन इन द मेंबर स्टेट्स, ठीक है। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया है तो आप उनका सर नेम, फर्स्ट नेम और क्या उसको कहते हैं वो आप डिटेल लिखेंगे, और नहीं तो आप होटल का जो नाम है और एड्रेस है आप वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आप कहते हैं जी मैं हॉलिडे इन मैड्रिड में स्टे कर रहा हूँ, तो हॉलिडे इन मैड्रिड और जो भी वो पोस्टल कोड और एड्रेस होगा वो ये उसके नीचे आपने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखना है, एड्रेस की फील्ड नीचे एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन टेम्परेरी अकोमोडेशन होटल, जो आपको इनवाइट कर रहे हैं उनका एड्रेस या उनका ईमेल एड्रेस, और उसके बाद अगर आपका होटल है तो होटल का एड्रेस और होटल का भी एक ईमेल एड्रेस होता है वो लिखेंगे। इसके बिल्कुल साथ टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है तो आप टेलीफोन नंबर फिल करेंगे, ठीक है। नंबर 31 आपसे कह रहे हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर आपको किसी कंपनी ने इनविटेशन भेजा है, कोई आप ऑफिशियल टूर के लिए जा रहे हैं तो आप उस कंपनी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं किया, टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, होटल मेंशन कर दिया, नॉट एप्लीकेबल। जो चीज आपके वो नहीं आ रही उसमें वो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एंड पे देखिएगा जी, ये से रिलेटेड ही है, जो कंपनी के इनविटेशन से रिलेटेड है। सरनेम, फर्स्ट नेम एंड ईमेल एड्रेस ऑफ कांटेक्ट पर्सन इन द कंपनी, जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है उसका सरनेम, फर्स्ट नेम और एड्रेस, और उन कांटेक्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ जो आपको इनवाइट कर रहे हैं। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका जीएम है, या उनका जो भी ऑपरेशनल मैनेजर है, ये उसका नाम और ये डिटेल्स और एड्रेस और ईमेल लिखेंगे, और साथ ही उसका टेलीफोन नंबर आप लिख देंगे। नंबर 32 कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग and living during the application stay in is covered, ठीक है। नंबर 32 को आप समझिएगा कि आपका मतलब ये सारा कह रहा है कि आपका जो कॉस्ट है ट्रैवलिंग का और लिविंग का, और ये अगर आप ये कंपनी का देखें इस पे स्टार लगा हुआ है, याद रखिएगा स्टार, जो कंपनी आपको इनवाइट कर रही है वो सारे आपके अखराजात बर्दाश्त कर रही है, तो वो आप सारे यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, कि आपका कवर्ड है, यस है कि नो है, ठीक है। और अगर आप खुद से जा रहे हैं तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर देंगे कि बाय सेल्फ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, मीन्स ऑफ सपोर्ट, मतलब आप जो ट्रैवल कर रहे हैं और आपकी जो ट्रैवल के सारे एक्सपेंस है वो किस तरह आप कवर करेंगे। आपके पास कैश है, आपके पास ट्रैवलर चेक है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड अकोमोडेशन है, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट है, या आपके पास अदर है तो प्लीज स्पेसिफाई कर दें। मतलब आपको कोई होटल किसी ने आपको दिया है कि होटल हमारी तरफ से, तो या अकोमोडेशन है मेंबर स्टेट में, तो आप वो मेंशन कर दें। प्रीपेड आपको अगर ट्रांसपोर्ट या फ्री टिकट है वो मेंशन इस पे भी टिक कर दें। कोई अदर है तो नीचे टिक करके उस पे मेंशन कर दें। अच्छा जी, ये है, ये आपने खुद फिल करना है। अब ये है कि बाय स्पॉन्सर होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन प्लीज स्पेसिफाई रेफर इन द फील्ड 30 और 31। देखा ना, जो स्टार लगे हुए थे ये उनकी बात हो रही है। अब स्टार पे वापस आए, पहले नंबर 30 और 31 देखें। 30 कह रहा था कि जो आपको इनवाइटिंग पर्सन है, ठीक है, जो आपको इनवाइट कर रहे हैं। 31 कह रहे हैं जो कंपनी है, जो आपको अगर कोई कंपनी इनविटेशन भेज रही है, ठीक है। तो अगर आपके लिए वो एप्लीकेबल है तो ये इस पे पहले टिक करेंगे बाय स्पॉन्सर, फिर उसके बाद अगर वो इन दोनों में से 30 और 31 में से नहीं आ रहे, कोई और आपको कोई गवर्नमेंट इनवाइट करी, कोई कुछ कर रहा है, तो आप इस पे टिक कर देंगे, ठीक है। अगर 31 30 पे आ रहा है तो ये रेफर्ड टू बी इन द फील्ड 30 31 इस पे क्लिक करेंगे। कोई और है तो अदर पे करेंगे। और अगर आपका कोई होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई और है इससे अलावा, तो टिक करके तो इन्होंने लिखा प्लीज स्पेसिफाई, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद आ रहा है जी मीन्स ऑफ सपोर्ट, कि वो आपको कैसे सपोर्ट दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं, आपके सारे एक्सपेंस वो उठा रहे हैं, तो ऑल एक्सपेंस कवर ड्यूरिंग द स्टे कर दें। प्रीपेड ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं तो आपको फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, उस पर कर दें। अदर कोई और आपको बेनिफिट दे रहे हैं तो आप अदर लिख के आके वो कर दें, ठीक है। ये आप सारी फील्ड फिल कर चुके हैं। अब ये देखिएगा, ये कुछ कंडीशन है इसकी। ये कह रहा है जी आई एम अवेयर दैट द वीजा फी इज नॉट रिफंडेड इफ वीजा इज रिफ्यूज्ड, कि मुझे पता है अगर मेरा वीजा रिफ्यूज हो जाता है तो फीस मुझे वापस नहीं मिलेगी, ठीक है। एप्लीकेबल इन केस ऑफ मल्टीपल एंट्री वीजा इज अप्लाइड फॉर, आई एम अवेयर
of the need to have an adequate travel medical insurance for my first stay and any subsequent visit to the territory or member states। मतलब मैं जानता हूँ कि अगर मैं एक से ज़्यादा भी स्टे करूँगा तो मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए और मेरे पास एडिक्वेट रिसोर्सेज फंड्स होने चाहिए कि मैं अपना सारे अखराजात बर्दाश्त कर सकूँ। इसके अलावा ये सारी कंडीशंस हैं, ये आप जब फॉर्म्स डाउनलोड करेंगे आप उनको पढ़ सकते हैं। ये आपको एग्री करना बहुत ज़रूरी है और ये एग्री करने के लिए आपने ये प्लेस एंड डेट लिखनी है कि जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर से कर रहे हैं, कराची से कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पे प्लेस कराची लिख दें, ठीक है, और डेट आप लिख दें जिस दिन आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अब जैसे आज आप फिल कर रहे हैं और आपने कल सबमिट करनी, तो जब सबमिट करने लगेंगे तो उसकी डेट लिख दीजिएगा और यहाँ साइन कर दीजिएगा। और ये कह रहा है जी फॉर माइनर सिग्नेचर ऑफ पेरेंटल अथॉरिटी लीगल गार्डियन। अगर आपका बच्चा है तो आप और आपकी मिसेस मतलब दोनों पेरेंट्स जो है ना, ये जो भी इसके गार्डियन है वो यहाँ पे करेंगे साइन। अब देखें स्टार्स की बात करते हैं, हमने शुरू में की फैमिली मेंबर्स ऑफ EU, EA और CH सिटीजन्स shall not fill in the field number 21, 22, 30, 31 and 32 marked with star। ठीक है, ये उनसे ये वो फिल नहीं करेंगे, ये आपने फिल करना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फील्ड नंबर 1 to 3 shall be filled in accordance with the data in the travel document। 1 से 3 जो स्टार लगे हुए थे ना, मैं आपको बताया था, उनके जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है एज इट इज आपने वो लिख देना है, ठीक है। ये हमारा तीसरा पेज था, ये आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, आप साइन कर चुके हैं, अब सारी चीजें, अब आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आप ये सारे मेरे पॉइंट्स को अगर आप मद्देनजर रख के फिल करेंगे तो आपके फॉर्म में कोई गलती नहीं आएगी, ना आपको किसी की जरूरत पड़ेगी फॉर्म फिल करवाने के लिए और ना ही आपको अपने एक्सपेंस पे करने पड़ेंगे, ना ही कोई आपकी गलती का चांस है। आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस फॉर्म को फिल करने के लिए। लेकिन स्टिल अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी हो, पूछना हो तो आप एनी टाइम मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बाय बाय।